बच्चा लोग, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए लेक्चर में। जैसा कि पिछले वाला लेक्चर में ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर होने वाला है इस बात पे होगा कि वैद्युत द्विध्रुव के अगर निरक्षीय वाली लाइन पे कोई बिंदु लेते हैं तो उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। और इसके साथ साथ इन दोनों कंडीशन का अक्षीय वाला जो फॉर्मूला बनेगा और निरक्षीय वाला जो फॉर्मूला बनेगा, इन दोनों फॉर्मूलों का यूज करके या दोनों कंडीशन का यूज करके हम वैद्युत द्विध्रुव के चारों तरफ किसी भी बिंदु पर अगर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी तो आराम से इन दोनों का यूज करके वहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले जरूरी है इन दोनों कंडीशन का पढ़ना, फिर हम किसी भी बिंदु पे जाएंगे। ठीक है। अच्छा, कमाल की चीजें है कि मैं ये लेक्चर आज के स्टार्ट करने से पहले कुछ 11th का बेसिक चीजें बताना चाहता हूँ। ठीक है, जो आप 11th में पढ़ के आए हैं। अभी ना उसके लेक्चर जो होगा या जो हमारा डेरिवेशन होगा कंप्लीट नहीं होगा, सही से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या लेक्चर होने वाला है? तो लेक्चर होने वाला है सदिश विश्लेषण पे। एक चैप्टर का नाम है सदिश विश्लेषण, 11th में पढ़े होंगे। उसमें आप पढ़े होंगे कि किसी भी सदिश को हम दो घटकों में आसानी से क्या कर सकते हैं, वियोजित कर सकते हैं। दो घटक मतलब दो कंपोनेंट, यानी कि दो भागों में क्या कर सकते हैं, उनको आपस में तोड़ सकते हैं। फिर उन दोनों को आपस में जोड़ेंगे ना तो पहले वाला जो भाग था उतना के क्या आता है, इक्वल आता है। कहेंगे सर क्या बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। जैसे समझिएगा थोड़ा, यहाँ हमने दो कार बनाई है। ठीक, अगर दोनों कार पे हम चर्चा करें, पहला कार जो अरे वही वाला है जो मेले से हम लोग 20 रुपए खरीद के लेके आते हैं, वही वाला है। हाँ, दोनों वही है। क्या करते थे फिर उसके आगे भैया करते थे, आगे इसमें रस्सी बांधते थे, रस्सी बांध के इसको खींचते थे और फिर तो चिल ही था, बात ही अलग था। फिलहाल वही दोनों कार है यहाँ पे सामने बनाया हुआ है। पहले वाले कार को हमने 50 न्यूटन के फोर्स से सामने की दिशा में हमने खींचा, क्षैतिज दिशा में, मानी सीधा सीधा सामने खींच रहे हैं। ठीक है। दूसरा वाला जो कार है इस पे भी हमने 50 न्यूटन फोर्स लगाया है, पर इस वाले केस में हम क्या किए हैं, सीधा क्षैतिज दिशा में नहीं खींच रहे हैं बल्कि क्षैतिज से कुछ कोण पे, यानी कि थीटा कोण पे ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। आपके सामने कंडीशन ये है और इसमें आपको बताना ये है कि कौन सी जो कार होगी उसकी स्पीड ज्यादा तेज होगी, काफी तेजी से भागेगा, या फिर मतलब कौन सी स्पीड ज्यादा तेजी से भागेगा। क्या ऐसा होगा क्या कि दोनों एक ही स्पीड से चलेंगी, या फिर किसी एक का स्पीड ज्यादा होगा एक का कम होगा, ऐसा हो सकता है। आप देखेंगे तो इसमें पता चलेगा, और ध्यान से देखें तो आई थिंक पता चलेगा कि ये वाला जो कार होगा इसका स्पीड क्या होने वाली है, ज्यादा रहने वाली है, इसका स्पीड क्या रहेगा, कम रहेगा। पर समस्या यह है कि दोनों का अगर ध्यान से देखें तो दोनों को फोर्स लगा हुआ है कितना, 50 न्यूटन। दोनों क्या है, इक्वल है। अगर दोनों पे फोर्स 50 न्यूटन इक्वल है, फिर एक कार ज्यादा तेज क्यों भागेगी, ए वाला जो कार है वो धीरे क्यों चलेगी? इसके पीछे रीजन ये है कि भैया ये 50 न्यूटन जो फोर्स लगा है वो सीधा क्षैतिज दिशा में लगा हुआ है, सामने इसको भगा रहा है, यही ना। और इस वाले 50 न्यूटन की बात करें, इसका जो 50 न्यूटन है ये केवल इस गाड़ी को भगा नहीं रहा है बल्कि एक काम और कर रहा है, और वो काम क्या है, इस गाड़ी को हल्का हल्का ऊपर भी उठा रहा है। नहीं उठा रहा है क्या? अगर किसी एंगल पे हम खींचेंगे तो गाड़ी तो आगे तो भाग रही होगी, साथ साथ में हल्का हल्का उठेगी, ऊपर भी उठ रही होगी, ऊपर भी हल्का हल्का फोर्स, यानी कि इस फोर्स का कुछ भाग इसको ऊपर उठाने में डिवाइड हो जा रहा है और कुछ भाग इसको आगे भगाने में लग जा रहा है। अगर इसको ध्यान से देखें तो 50 न्यूटन का जो कुछ भाग ऊपर लगा हुआ है वो फोर्स इसमें से माइनस हो गया, तो जो बचा हुआ है क्षैतिज में भगाने वाला, वो क्षैतिज में भगाने वाला क्या रहेगा, इससे कम रहेगा। तो भैया कम हो जाएगा 50 से, तो ऑब्वियस सी बात है इसका स्पीड क्या हो जाएगा, स्लो। इसका स्पीड क्या रहने वाला, ऊपर वाले का ज्यादा। समझ में आया? यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो सदिश इस न्यूटन फोर्स है ना, फोर्स को हम दो घटक कर सकते हैं। एक कौन सा, एक जो इसको आगे भगा रहा है क्षैतिज दिशा में, और एक जो हल्का इसको क्या कर रहा है, ऊपर उठा रहा है। अगर आपको कैलकुलेट करना हो कि ये क्षैतिज में भगाने वाला फोर्स कितना है और ऊपर उठाने वाला फोर्स कितना है, अगर ये बीच वाला पता हो तो याद होगा 11th में आप पढ़े थे, ये वाला जो होता है जो आगे भगा रहा है इसको बोलते हैं, जिधर थीटा होता है, सीधा याद रखो, सीधा जिधर थीटा होता है उस वाले को बोलते हैं हम लोग कौन सा, क्षैतिज घटक। कौन सा, क्षैतिज घटक। और क्षैतिज घटक हमेशा जो होता है, जितना ये वैल्यू रहती है, अगर 50 है तो 50 और इसके साथ साथ लगा देते हैं cos थीटा। थीटा मतलब ये वाला एंगल। ठीक है। अगर ये कितना रहता, F न्यूटन फोर्स रहता, तो हम लिखते हैं यहाँ पे कितना, F cos थीटा। ये वाला तब कितना होगा, ऊपर भगाने वाला या ऊपर उठाने वाला फोर्स कितना होगा भैया, वो होगा जो कितना, AF, और साथ साथ में कितना, sin थीटा। क्या कह सकते हैं, बारे वो समझ में आया? अब इसको डेरिवेट नहीं करूंगा मैं, कहां से आता है वो 11th का टॉपिक है, 11th में पढ़ेंगे। फिलहाल ध्यान रखिएगा, कोई भी फोर्स को हम दो घटक में डिवाइड कर सकते हैं। एक कौन सा, क्षैतिज, एक कौन सा, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज घटक जो होता है हमेशा कितना होता है, F cos थीटा के बराबर होता है, और ऊर्ध्वाधर घटक जो होता है F sin थीटा के क्या होता है, बराबर होता है। ये पॉइंट हमेशा दिमाग में रखिएगा।
कैसे पता चलेगा कि कौन क्षैतिज है कौन ऊर्ध्वाधर है? तो ध्यान रखिएगा, जिधर थीटा रहेगा वो कौन सा रहेगा? क्षैतिज, और जिधर थीटा नहीं रहेगा वो कौन सा रहेगा? ऊर्ध्वाधर। क्लियर है? पक्का? बहुत अच्छे। और याद रखिएगा, ये जो घटक में डिवाइड होने वाला जो कोर्स है ना, वो हम मतलब जो घटकों में डिवाइड होने वाला जो भौतिक राशि हो ना, वो केवल सदिश को ही कर सकते हैं हम लोग। अदिश राशियों को दो घटक में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, केवल सदिश रहेगा तभी उसको दो घटकों में क्या कर सकते हैं? हम डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर है? बहुत अच्छे, आगे बढ़िएगा। अब आ जाते हैं हम अपने लेक्चर पे। इसका मतलब हमको ये समझ में आ गया, किसी भी सदिश को दो घटकों में डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोलते हैं क्षैतिज घटक, एक को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर घटक। क्षैतिज घटक होता है f cos थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक होता है f sin थीटा। ठीक है? क्लियर है? बहुत अच्छे। अब आते हैं अपने लेक्चर पे। लेक्चर में क्या है कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमको क्या निकालनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है? तो सबसे पहले तो एक वैद्युत द्विध्रुव बनाए हम। यहाँ पे देखिएगा, वैद्युत द्विध्रुव प्लस चार्ज यहाँ है, माइनस चार्ज यहाँ है, दोनों बराबर है और कुछ दूरी पर रखे हैं, तो क्या हो गया? वैद्युत द्विध्रुव। इस वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय वाली लाइन क्या होती है? तो निरक्षीय वाली लाइन मतलब ये होता है, इसको दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होती है, उसका जो मध्य बिंदु होता है, मध्य बिंदु से जो लंबवत रेखा जाती है उसको कौन सा रेखा बोलते हैं? निरक्षीय वाली लाइन। कौन सा बोलते हैं? निरक्षीय वाली लाइन। यानी कि वैद्युत द्विध्रुव की ये वाली जो लाइन होगी जो मध्य बिंदु से लंबवत जा रही है, उसको कौन सा बोलेंगे? निरक्षीय वाली लाइन। इस लाइन पे हमको कहीं पर एक बिंदु मान लेना है। मान लिया हमने क्या चीज, इस लाइन पे यहां पर हमने क्या किया? एक बिंदु मान लिया है, इस बिंदु का नाम दे दिया क्या चीज? ये। इसी बिंदु पर हमको क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर है? जो कि निरक्षीय वाली लाइन पे होगी। ठीक है? आइए कैसे निकालेंगे? बड़ा सिंपल सा है। करना क्या है भाई? ये बिंदु पे निकालना है। एक काम करिए, दो चार्ज इस वैद्युत द्विध्रुव में है, ये वाला चार्ज इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी बना रहा है वो निकाल लीजिए, और प्लस ये वाला चार्ज इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी बना रहा है वो निकाल लीजिए अलग अलग। निकाल के दोनों को क्या कर दीजिए? सदिश योग कर दें। सदिश योग करना है, याद रखिएगा, सीधा नहीं जोड़ना है। सदिश योग का फॉर्मूला r = √a² + b² + 2ab cos थीटा, इस वाले फॉर्मूले से जोड़ना है, ध्यान रखिएगा। अगर सदिश योग कर लेंगे तो वही क्या होगा? वहां पे नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होने वाली है। प्रोसेस पता चल गया हमको करना क्या है। आइए शुरू करते हैं। ठीक है ना? पहले थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम भाई सदिश योग करते हैं तो दिशा भी देखते हैं। दिशा क्या रहने वाली है भाई? सदिश का दिशा कोने दिशा में पहला वाला है, कोने दिशा में दूसरा वाला है, फिर दोनों का एंगल भी मायने रखता है। ठीक है ना? तभी तो a² + b² + 2ab cos थीटा लगा सकते हैं। दो सदिशों का परिणामी निकालना होता है जोड़ के, उसका फॉर्मूला होता है r = a √a² + b² + 2ab cos थीटा। पिछले वाले लेक्चर में भी बताया था। ठीक है? वही वाला काम करना है। या तो वो काम करिए, या फिर जरूरत पड़े तो अपना बुद्धि लगा के। बुद्धि मतलब कैसे लगाते हैं कि भाई दो सदिश हैं, एक इस दिशा में है, एक इस दिशा में, विपरीत दिशा में दोनों, तो हम एक में से क्या कर लेते हैं? बड़े वाले में से कम वाले को घटा लेते हैं। वही क्या होता है? नेट वैद्युत क्षेत्र होता है। अगर दोनों एक ही दिशा में सदिश लगे हैं तो उस केस में हम दोनों को सीधा जोड़ लेते हैं। वही क्या होगा? परिणामी वैद्युत क्षेत्र हो गया, या परिणामी बल होता है। बहुत सिंपल सा है। ठीक है ना? जहां एंगल दिया रहता है उस केस में हम लोग क्या करते हैं? फॉर्मूला लगाते हैं। फिलहाल के लिए इस वाले केस के लिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्लस क्यू आवेश के कारण इस पे निकालो, माइनस क्यू आवेश के कारण इस पे निकालो, निकाल के दोनों को क्या कर लेना है? सदिश योग कर लेना है। आइए देखते हैं। तो लिखते हैं पहले प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश, ठीक है ना, के कारण बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, जो कि कितना होने वाला है? E1 मान लेते हैं। E1 कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, भैया ये बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश से कितना दूरी पे बिंदु है? तो दूरी हमको पता ही नहीं है। आवेश का तो मान पता है, लेकिन कितना दूरी पे ही पता नहीं है। तो काम करिए, ये दूरी से निकाल लीजिए। इस त्रिभुज को थोड़ा सा ध्यान देखेंगे तो इसमें लगाते हैं हम लोग क्या चीज? पाइथागोरस लगा सकते हैं। ये होगा, अगर ए एंगल मान लेते हैं हम, क्या है? थीटा है, इसके सामने वाला कौन सा होगा? लंब होगा। अगर ए लंब है तो भैया सीधी सी बात है, ए क्या होगा? कर्ण होगा। है कौन सी होगा? आधार होगा। यही ना? तो कर्ण की लंबाई निकालनी है आपको, एक पता है आपको, लंब पता है और आधार पता है, तो पाइथागोरस लगा दीजिए। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर का। तो हम लिख सकते हैं ये वाला डिस्टेंस जो होगा कर्ण का स्क्वायर, ठीक है ना, वो बराबर होगा एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर के। अगर कर्ण बताना है तो इधर क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। सीधा सीधा बोले तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के बराबर। इससे इस बिंदु का क्या पता चल गया? डिस्टेंस पता चल गया। डिस्टेंस पता चल गया तो निकालेंगे कैसे? तो भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू बिंदु आवेश कितना है? आवेश का मान कितना है? क्यू। तो क्यू अपान डिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसका रूट भी है, याद रखिएगा रूट। अपर हम फार्मूले में जो होता है इसका क्या करते हैं? आर का स्क्वायर करते हैं। अरे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना होता है? क्यू अपान आर स्क्वायर होता है ना बिंदु आवेश के कारण। तो आर स्क्वायर करेंगे, आर जो वैल्यू है इतना रूट में है, स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा?
स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा कितना बचेगा उसको लिख दे रहा हूं, वो बचेगा कितना आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, ये पहला निकल गया। अगर E1 जो है इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है बिंदु ए पे, अगर इसकी दिशा देखे किधर होगी तो दिशा आप बोल सकते हैं प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज से हमेशा जो लंबवत दिशा में होती है वैद्युत क्षेत्र, ये पता होगा। तो इसकी लंबवत दिशा कौन होगी, सीधा सीधा कर देंगे तो लंबवत दिशा इधर होगी, यानी कि E1 की दिशा किधर रहने वाली है, ऊपर रहने वाली है, जो सामने हमने बनाया है E1 दिखा हुआ। ठीक है, दूसरा केस, अब किसके कारण, माइनस क्यू आवेश, ठीक है, के कारण बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये निकालिएगा। आगे देखते हैं, इसको लिखते हैं E2। E2 कितना होगा, वो भी बिंदु आवेशी है तो उतना ही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। चार्ज कितना है तो भैया क्यू, कई लोग बोलेंगे सर माइनस क्यों नहीं लगाए, माइनस से बचाता है, उसका नेचर कितना है, हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, सीधा वहां पे जोड़ लेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हमको माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए हमने उतना ही रखा। ठीक है, अब देखिएगा इसका वैल्यू की है, कितना दूरी पे है इससे ए बिंदु ए पे, डिस्टेंस चाहिए हमको, डिस्टेंस वही सेम, इसमें देखिए त्रिभुज है, इसके भी अगर इसको हम थीटा ले लें, इसके सामने वाला क्या होगा, ये लंब होगा, और ये कितना हो जाएगा, इसके नीचे वाला आधार हो जाएगा। लंब पता है, आधार पता है, कर्ण निकालना है तो वही वाला सेम, इतना इसका भी डिस्टेंस वही होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर से निकालेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के क्या होने वाला है, इक्वल होने वाला है। तो यहाँ रख देते हैं फॉर्मूले में, ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट में रूट स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि नीचे आर का स्क्वायर करना होता है हमको, तो सीधा हम कितना लिख देते हैं, इतना लिख देते हैं। ठीक है, तो हमको ये समझ में आ गया था कि माइनस क्यू चार्ज के कारण बिंदु ए पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होने वाली है वो की कितना होने वाली है, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा। ठीक है, वेरी गुड। अब इसकी दिशा अगर हम देखना चाहें, क्योंकि सदिश है तो दिशा भी मायने रखता है, क्योंकि आगे जोड़ना भी है, तो दिशा जो होगी, इसका माइनस चार्ज है तो माइनस चार्ज के कारण जो दिशा होती है हमेशा लंबवत अंदर की तरफ होती है। तो अगर हम देखें तो ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट पे अगर हम देखना चाहते हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो किधर होगी, नीचे की तरफ, लंबवत नीचे की तरफ होगी, और वो हमने बनाया भी है, यहाँ पे सामने देख पा रहे होंगे, ये कितना है, E2 है। E2 का वैल्यू हमने निकाला इतना, जिसकी दिशा होने वाली है कहां पे होने वाली है, नीचे। ठीक है, वेरी गुड, E1 निकाल दिया हमने, E2 निकाल दिया हमने, दोनों का वैल्यू परिमाण भी निकाल दिया हमने। अब हमको क्या करना है, उन दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो वही क्या होगा, नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी बिंदु ए पे। तो हम लिख रहे हैं, तो बिंदु ए पर नेट वैद्युत क्षेत्र या क्षेत्र की तीव्रता कितनी होने वाली है, तो भैया जो नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वेक्टर E, वो बराबर होगा वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 के। यानी कि हमको क्या करना है, दोनों सदिशों को क्या करना है, आपस में जोड़ना है। याद रखिएगा कौन सा योग करना है, सदिश योग। अब सदिश योग करने का दो तरीके कौन सा, एक तो मेन फार्मूला क्या है, तो हम अगर जोड़ना चाहते हैं तो ए रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है सदिशों का, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इनटू cos थीटा। ए मतलब पहला वाला सदिश रहा, बी मतलब दूसरा वाला, और थीटा मतलब दोनों के बीच का क्या चीज, कोण, और आर मतलब उन दोनों के जोड़ के बताएगा। ठीक है ना, अगर इन दोनों में देखें तो पहला वाला सदिश कौन है, E1 है, दूसरा वाला कौन सा है, E2 है, दोनों के बीच के एंगल हमको पता ही नहीं। ले भाई, एंगल जब पता ही नहीं है तो फिर हम जोड़ेंगे कैसे, तो इसका मतलब ए वाला फॉर्मूला हमारा काम का भी फिलहाल नहीं है, इसको रहने देते हैं। इस तरीके से हम रिजल्टेंट नहीं निकाल पाएंगे। अब अपने दिमाग से निकालेंगे। कहेंगे सर दिमाग से कैसे निकालते हैं, दिमाग से निकालने का तरीका हमने बताया अभी पहले ही शुरू में। दिमाग से निकालने के लिए क्या करेंगे भैया, दो सदिश अगर एक दूसरे का अपोजिट है, उस केस में बड़े वाले में से छोटे वाले का वैल्यू को क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, वही क्या होता है, रिजल्टेंट होता है। अगर दोनों एक ही दिशा में है तो उस केस में दोनों को जोड़ लेते हैं, वही क्या होता है, उस पॉइंट का या दोनों का रिजल्टेंट होता है। कहेंगे सर इसमें तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, न ही क्या है, एक ही दिशा में है। नहीं है, ना E1 दिशा में है, ना E2, एक ही दिशा में, दोनों तो दिख नहीं रहे हैं, न ही अपोजिट है, पर हम बना तो सकते हैं ना। कहेंगे सर कैसे बनाएंगे भैया, हम उसको दो घटकों में क्या कर सकते हैं, वियोजित कर सकते हैं। अभी शुरू में बताया मैं, किसी भी सदिश को दो घटकों में हम वियोजित कर सकते हैं। तो E1 को हम क्या करते हैं, दो घटक में वियोजित कर लेंगे। करेंगे कैसे, एक देखिएगा E1 का ए वाला जो घटक होगा ऐसे इधर कर देते हैं। ठीक, अब कहेंगे सर एक ये घटक हो गया, एक इधर की तरफ, अरे भाई इधर देखो, इधर लगा हुआ है, इसको दो भागों, एक क्षैतिज वाला, एक और था ऊर्ध्वाधर वाला। बोलेंगे सर कैसे पता चलेगा आपको क्षैतिज, देखिए ये थीटा है,
ये क्षैतिज वाली लाइन है, अगर बात करें इसकी, और ऊपर वाली जो लाइन है वो दोनों क्षैतिज लाइन है, और बीच वाली ए वाला लाइन इसको क्या कर रही है, कट कर रही है। अगर ए एंगल थीटा है तो 100% श्योर है ए वाला एंगल भी कितना होता है, थीटा ही होता है। कहेंगे कैसे, संगत कोण, 9th में तो पढ़े थे, संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं, तो थीटा है तो 100% श्योर है भी कितना होगा, थीटा होगा। क्लियर है। जब वो थीटा है तो हम बताए हैं जिधर थीटा रहता है वो वाला घटक कौन सा होता है, क्षैतिज वाला घटक। इसका मतलब ये वाला घटक हो जाएगा इसका क्षैतिज, और जो कि वैल्यू होगा E1 cos थीटा। बहुत अच्छे सर, बहुत सर, क्या बताते हैं, वाह। अगर ये क्षैतिज है E1 cos थीटा तो इसका ऊर्ध्वाधर वाला कितना होगा, E1 sin थीटा। यार यही तो होगा, हाँ बिल्कुल यही होगा, E1 sin थीटा। अरे E1 cos थीटा, E1 sin थीटा, ऊर्ध्वाधर हो गया, खत्म। हाँ बिल्कुल सही है। अब देखिएगा भाई जो E2 था इसको भी हम दो घटक करेंगे। कितने घटक, दो घटक कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा कहेंगे सर कौन कौन सा, तो एक जो होगा, अगर एक सोचो एक नीचे खींच रहा है कोई चीज को तो इधर की तरफ एक होगा कौन सा, एक इधर जो आगे भगा रहा है इसको, एक कहाँ जो नीचे इसको दबा रहा है, ठीक है ना। अब कहेंगे सर दोनों कौन कौन होगा, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर ए एंगल थीटा, अगर ए थीटा है तो उतना ही एंगल ए भी था, ए भी अगर थीटा हो तो अगर ए थीटा होगा तो 100% श्योर ए भी क्या होगा, आपका थीटा ही होगा। कहेंगे सर कैसे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऊपर वाली एक क्षैतिज लाइन है, नीचे ए वाली लाइन है, और एक लाइन ऐसे काट रही है। हाई एंगल कितना है, थीटा, तो एंगल भी कितना होता है, थीटा। कहेंगे कैसे भाई, एकांतर कोण, एकांतर कोण तो पढ़े ही होंगे, एकांतर कोण हमेशा बराबर ही होते हैं, तो एकांतर कोण है बराबर ही होंगे, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगर ए थीटा है तो ऑब्वियस सी बात है ए वाला जो घटक होगा वो कौन सा होगा, इसका क्षैतिज, और ए वाला जो घटक होगा नीचे वाला वो कौन सा होगा, ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज घटक कितना होता है तो भैया, अगर E2 है तो कितना हो जाएगा, E2 cos थीटा, बीच का एंगल थीटा है तो E2 cos थीटा। ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा E2 sin थीटा। कितना होगा, E2 sin थीटा। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे, समझ गए, समझ गए, बहुत अच्छे सर, कांग्रेचुलेशन, बधाई हो। 7 करोड़ नहीं, सॉरी 7 करोड़, हाँ ठीक है, लिखे। अब देखिए, अब हम E1 और E2 को दो दो घटक में डिवाइड कर दिए, अब E1 E2 को भूल जाइए। अब जो घटक बचे हुए हैं उन पर चर्चा करते हैं। अगर उनको ध्यान से देखें तो एक घटक जो है ऊपर, एक जो वैद्युत क्षेत्र ऊपर लगा है E1 sin थीटा, एक नीचे लगा है E2 sin थीटा, ठीक है ना। थीटा दोनों में सेम ही है, तो E1 sin थीटा, नीचे कितना E2 sin थीटा। अगर E1 और E2 की बात करें तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, E1 का वैल्यू कितना है, 1/4 into Q/r² plus L²। सेम वैल्यू देखो यहाँ पे E2 का भी है, नहीं है क्या, मतलब E1 और E2 बराबर है, और साथ साथ में sin थीटा इसमें गुणा हुआ है, sin थीटा से E2 में भी गुणा हुआ है। E1 E2 बराबर हैं और sin थीटा दोनों में गुणा कर देंगे तो भी वैल्यू तो बराबर ही आएंगे ना। हाँ जी बिल्कुल सही पकड़ा आपने, वो वैल्यू भी आपस में बराबर होंगे, यानी कि हम कह सकते हैं E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, और दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, कहते हैं एक दूसरे के अपोजिट। अभी हमने बताया दो बराबर वैल्यू है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, नेट वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो, बिल्कुल सही पकड़ा, कितना होंगे, 0। सोच के देखो भाई, सदिश है, यहाँ पे एक कोई वस्तु है, इस वस्तु के ऊपर दो रस्सी बांधा, एक इधर खींचा एक इधर खींचा, 10 न्यूटन से इधर 10 न्यूटन से इधर, नेट फोर्स कितना होगा, वो वस्तु कहां जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, वहीं रुका रहेगा। दोनों एक दूसरे को फोर्स क्या कर देते हैं, कैंसिल। वैसे दोनों वैद्युत क्षेत्र एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। नेट वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा उनके वजह से, 0। यानी कि E1 sin थीटा E2 sin थीटा एक दूसरे कैंसिल करके खत्म, उसका बवाली खत्म कर दो। अब बचा क्या भाई, दो वैद्युत क्षेत्र और बचे हैं, कौन सा, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, जो कि क्या है, एक ही दिशा में है। अभी मैंने बताया जब एक ही दिशा में सदिश होते हैं तो उनको आपस में क्या कर लेते हैं, परिणामी निकालना होता है तो उनको आपस में क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो सोचिए ये दो वैद्युत क्षेत्र हैं, एक ही दिशा में है, यानी कि उस बिंदु ए पर जो नेट वैद्युत क्षेत्र होगा उन दोनों के योग के क्या होगा, बराबर होगा, या सदिश योग करेंगे तो कितना आने वाला है, E1 cos थीटा प्लस कितना आने वाला है, E2 cos थीटा के क्या होगा, बराबर ही होगा। समझ में आया, हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आ गया, धन्यवाद सर, धन्यवाद बताने के लिए। ठीक है, इतना हो गया तो काम खत्म। अब वैल्यू रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, काम खत्म हो गया। देखो E1 का वैल्यू E बराबर हो जाए कितना, E1 का वैल्यू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपन, ये कितना हो जाएगा, r² प्लस L² इनटू कितना, cos थीटा, यही ना, अरे यही तो है, प्लस इसका भी देख लें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना, Q अपन r² प्लस L² इनटू कितना, cos थीटा। अरे ध्यान से देखो यार, क्या सेम तो है, E1 cos थीटा E2 cos थीटा, E2 का वैल्यू इतना रखा इनटू cos थीटा, E1 का वैल्यू इतना रखा, E2 cos थीटा लगा दिए, काम खत्म, उतना ही है। अगर देखें यहाँ से तो दोनों वैल्यू आपस में बराबर ही है, दोनों वैल्यू क्या आपस में बराबर है, एक लड्डू यहाँ है, एक लड्डू यहाँ है, टोटल कितने लड्डू, भैया 2 लड्डू। सीधा लिखेंगे कितना, E इक्वल टू हो जाएगा 2 गुणे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपन
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे, क्या लगाते हैं, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक काम करते हैं हम इसको लिख सकते हैं, यहां देखिएगा E इक्वल टू, ठीक है, हम यहां से किसी ट्रायंगल से cos थीटा का मान निकालेंगे, चूंकि cos थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं cos थीटा का वैल्यू निकाल के रखेंगे। कहेंगे सर cos थीटा का वैल्यू कैसे निकालें, अरे दिख तो रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, cos थीटा का मान निकालिए। cos थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। किसी एक त्रिभुज को पकड़िए, इसमें से एक त्रिभुज पकड़ो, ये वाला त्रिभुज पकड़ो छोटा वाला, इसमें देखेंगे एक थीटा है, इसका अगर cos थीटा का मान निकालना है तो cos थीटा बराबर होता है क्या चीज, अरे बोलो, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। बहुत अच्छे सर, आधार बटा कर्ण। आधार कौन होगा इसका, आधार था L, और कर्ण कौन सा था, ये वाली लाइन, यानी कि जिसका लंबाई है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं cos थीटा बराबर L यानी कि आधार और बट्टा कितना कर्ण। कर्ण कितना होगा, तो कर्ण का वैल्यू था अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दीजिए। आइए, वहां पे तो हो नहीं पाएगा, जगह है नहीं, तो हम क्या करते हैं, इधर से हम इसको थोड़ा सा डिलीट करते हैं। देखिए कि डिलीट कर दिया हमने, वाह सो नाइस। हाँ सॉरी, मिटाते हैं, हाय वेरी गुड। हाय देखिए, यहाँ थोड़ा सा मैं मिला इसको इरेज करता हूँ और आगे देखिएगा। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक cos थीटा का वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, होगा कितना, तो E इक्वल टू हो जाएगा, बोलिएगा, हाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 उसको गुणा करना था, यहाँ पर रख दिए 2q अपान नीचे हो जाएगा कितना आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, और गुणा में cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा L अपान यहाँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इस पर जो घात होगा, रूट है ना, रूट का मतलब होता है भैया उस पे घात 1/2, किसी भी संख्या पर रूट है तो घात 1/2, यानी कि 1/2 इसका क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। E इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अगर इन दोनों को थोड़ा सा ध्यान देखें, 2ql, इसको क्या बोल सकते हैं, पढ़े थे P पढ़े थे, चूंकि लिख सकते हैं P इक्वल टू वैद्युत द्विध्रुव की क्षमता, P इक्वल टू होता है Q इंटू 2L, यहाँ देखें 2L और इंटू Q, कितना लिख सकते हैं P, सीधा हम लिख दे रहे हैं उसके ऊपर कितना P, नीचे क्या बचा, इस पे घात कितना है, 1 है, ठीक है। इस वाले नीचे का बेस देखो, दोनों सेम है, नीचे का बेस सेम है, ऊपर घात 1 है, इस पे घात कितना है, 1/2 है। नीचे का बेस सेम होता है तो घातें आपस में गुणा होती हैं तो जुड़ जाती हैं। बहुत अच्छे सर, समझ में आ रहा है। इसको थोड़ा मिटा देता हूँ और, ठीक है, और आगे कर देता हूँ, हाँ ऐसा कर देता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा। ऊपर का नीचे का बेस सेम है तो ऊपर की घातें आपस में जुड़ जाएंगी भैया, 1 है प्लस 1/2 है, जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 का 2, 3/2, यानी कि 3/2 होगा टिपिकल बेस, ठीक है ना। यहाँ लिख देते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर कितना होगा 3/2, 3/2। ये जो फार्मूला हुआ, ये होने वाला है मेन फार्मूला, जो कि किस पे निकालने के लिए, वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने, ठीक है। लेकिन 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 एक पॉइंट थोड़ा याद रखिएगा, कई केस में क्या होता है, ये जो L जो होता है बहुत छोटा होता है किसके तुलना में, R की तुलना में। कहेंगे सर R, अरे भाई वैद्युत द्विध्रुव कितने छोटे होते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव इतने छोटे हैं, उससे हम कुछ दूरी आगे ले रहे हैं, कुछ दूरी पे निकालना है निरक्षीय स्थिति में, तो सोचो R की तुलना में जो L होगा कितना छोटा होगा, होगा ना, अरे परमाणु लेवल की दूरी होती है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं L काफी छोटा होता है किसके, R की तुलना में। और अगर L छोटा है बहुत और R की तुलना में, तो L का यहाँ पे देखेंगे स्क्वायर है, कोई भी संख्या है 0.1 ही है, और 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो याद रखिएगा इसका आता है 0.01, मतलब और छोटा। किसी छोटी सी संख्या का स्क्वायर करने पर हमेशा उससे भी क्या होता है, कम वैल्यू आता है, तो L स्क्वायर बहुत छोटा हो जाएगा उस तुलना में, और इसको हम क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो हम लिखेंगे, क्योंकि या लिखेंगे यदि L जो है बहुत छोटा है, लेस देन है किससे, R से, तो L क्या हो जाएगा, छूट जाएगा, तो बचा कितना R। R पे देखेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये हो जाएगा P, नीचे कितना हो जाएगा R बचा, R पे घात कितना हो 2 था, उस पे आ जाएगा कितना 3/2, भाई देखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बचा कितना 3, तो ऐसी चीज लिख दे रहे हैं, इस पे R पे वैल्यू कितना आएगा 3, ठीक है, बहुत अच्छे। ये जो हो गया मेन फार्मूला हो गया, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी भी बिंदु पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है आपको, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपान RQ। आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात, क्लियर है, डन। अगला जो हमारा लेक्चर होने वाला है, ठीक है,
वो होगा कौन सा, वैद्युत द्विध्रुव। मिटा देता हूं मैं इसको, अगर किसी को नोट करना है तो नोट कर लें, ठीक है। अगला जो हेडिंग होने वाला है वो हमारा होगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण। भैया एक तो अक्षीय स्थिति में हमने निकाल लिया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फॉर्मूला आया है ए, सॉरी ए नहीं, इसके पहले आया था, और निरक्षीय स्थिति वाला अभी निकाला हमने। अब हम निकालने वाले हैं किसी भी बिंदु पर, अगर वैद्युत द्विध्रुव के किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो कैसे हम लोग क्या करने वाले हैं, कैलकुलेट करेंगे। आइए देखते हैं, ठीक है। तो तीसरा जो इसमें पॉइंट होने वाला है, पिन पॉइंट में आपका ये जो हेडिंग होता है कंप्लीट होता है, और इस तीसरे वाले पॉइंट में हम पीछे वाला दो फार्मूले यूज करने वाले हैं। तो भैया तीसरा वाला पॉइंट कौन सा होने वाला है, किसी भी बिंदु पर, ठीक है। आइए देखते हैं किसी भी बिंदु पर कैसे कैलकुलेट करते हैं। आइए देखते हैं, पहले तो वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। आइए बनाते हैं यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव। लो भाई, एक वैद्युत द्विध्रुव बन गया, ठीक है। इधर मान लेते हैं माइनस क्यू चार्ज है, इधर कौन सा है, प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है सर, बहुत अच्छा। इसका मध्य बिंदु कौन सा होता है, जी सर ये होता है, मध्य बिंदु होता है, ठीक है ना। अगर इस वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी की बात करें तो भैया बीच की दूरी कितना होती है, 2l होती है, हमको मतलब नहीं है उससे, ठीक है। अरे समझ में आया क्या, थोड़ा इसको टेढ़ा हो गया, ऊपर कर देता हूं मैं। अच्छा एल हो गया, सीधा हो गया, हाँ जी सीधा तो हो गया लगभग, हाँ हो ही गया। ए हो गया, ए प्लस क्यू चार्ज। मान लेते हैं इसका मध्य बिंदु कहाँ है, यहाँ पे है, जो कि कितना है, मध्य बिंदु का हमेशा वही मानते हैं हम लोग, ठीक है ना, फिलहाल के लिए वो लेते हैं। इस वैद्युत द्विध्रुव को अगर ध्यान से देखें तो इसकी अपनी कुछ ना कुछ क्या होगी, क्षमता होगी। उस क्षमता को मान लेते हैं कितनी है, पी है। क्षमता कितनी है वैद्युत द्विध्रुव की, पी। और पी है तो भैया पी की दिशा किधर होगी, तो बोलेंगे सर पी की दिशा जो होगी ना, इधर से इधर की तरफ होगी, माइनस से किधर होती है, प्लस चार्ज, क्योंकि पी कौन सी होती है, सदिश राशि होती है, तो सदिश है तो उसकी दिशा भी होगी। दिशा हम किधर बताए थे, माइनस चार्ज से किधर की तरफ, प्लस चार्ज की तरफ, यानी कि इधर की तरफ होगा। ये जो अगर इसकी क्षमता कितनी है, पी है, तो पी की दिशा होने वाली है किधर की तरफ, इधर की तरफ। ये तो बहुत सिंपल से क्लियर पड़ता है। अब इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो मान लेते हैं मध्य बिंदु से किधर भी कहीं चारों तरफ कहीं एक बिंदु ले लेते हैं, आओ ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये किसी ना अक्षीय स्थिति में है, ना ही निरक्षीय में, कहीं पर भी है। इस बिंदु का नाम दे देते हैं क्या चीज, ए। इस बिंदु पर हमको क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मान लेते हैं इससे इसका जो डिस्टेंस है मध्य बिंदु से वो कितना है, जूम करो, मान लेते हैं कितना डिस्टेंस पे है, आर दूरी पे, कितना दूरी पे है, आर डिस्टेंस मान लेते हैं। यहाँ से जो डिस्टेंस है इसकी वो कितनी है, आर है, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल है। और जो कितने एंगल पे है यहाँ से, तो मान लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव से थीटा एंगल पे है फिलहाल के लिए वो बिंदु, और जिससे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है भैया, हम अभी बताए हैं आपको, किसी भी सदिश को दो घटकों में क्या कर सकते हैं, वियोजित कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो बताइए पी क्या है, सदिश है कि नहीं है, हाँ जी यार, वैद्युत द्विध्रुव की क्षमता है, वो एक कौन सी राशि है, सदिश है। तो सदिश को दो घटक में डिवाइड कर सकते हैं। तो इस पी को हम ऐसे दो भागों में डिवाइड करेंगे, या दो घटकों में डिवाइड करेंगे कि एक घटक उसका कोने स्थिति में हो जाए, इस तरह से हो जाए कि उसके हाई बिंदु कितने आ जाए, अक्षीय स्थिति में आ जाए, और दूसरा वाला जो घटक इस प्रकार से होगा कि उसके बिंदु कौन सा रहे, निरक्षीय वाली स्थिति में आ जाए, ठीक है। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया, आइए समझते हैं फिर से। देखिए पी क्या है, इस वैद्युत द्विध्रुव की क्षमता है ना जी, यानी कि इस वैद्युत द्विध्रुव को दिखा रहा है। हम पी को दो भागों में डिवाइड करेंगे। दो भागों में डिवाइड करने का मतलब है द्विध्रुव कितने भागों में डिवाइड हो गया, दो भागों में। द्विध्रुव कितना बन गया, दो को बन गया। अब दो को द्विध्रुव इस प्रकार से बना देंगे कि पहला द्विध्रुव जो रहे उसके हाई बिंदु ए कौन सी स्थिति में आ जाए, अच्छी स्थिति में, और दूसरा जो द्विध्रुव रहे उसके बिंदु ए कौन सी हो जाए, निरक्षीय स्थिति में हो जाए। समझ में आ रहा है। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट ये होगा अक्षीय स्थिति में जो रहेगा उसके कारण यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं, फार्मूला पीछे पड़े हैं। और जो निरक्षीय स्थिति में रहेगा उसके कारण भी यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं, पीछे वाला फार्मूला पड़े हैं। अब उन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जोड़ लेते हैं, तो वही क्या होगा, यहाँ का नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होने वाली है। समझ में आया, हाँ जी सर बिल्कुल यही काम करने वाला है, बहुत सिंपल सा है। तो चलिए इस पी को दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक कौन सा भाग होगा, एक को हम कर देते हैं इधर, देखिएगा इस दिशा में, ठीक है, और एक को कर देते हैं इस दिशा में, ठीक है। इसके लंबवत होता है ना, इसके लंबवत होगा ये वाली लाइन होगी, इसकी लंबवत लाइन होगी, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अब देख के बताइए कौन क्षैतिज होगा, कौन ऊर्ध्वाधर होगा। बहुत अच्छे सर, पी का ये थीटा इधर है, इसका मतलब ये वाला घटक कितने वाला है, पी कॉस थीटा, क्षैतिज होगा पी कॉस थीटा। और इसको ध्यान से देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, भैया ये ऊर्ध्वाधर है तो पी साइन थीटा, ठीक है। अब एक काम करेंगे, ये दो द्विध्रुव में डिवाइड हो गया, एक पी कॉस थीटा वाला, एक कौन सा, पी साइन थीटा वाला, जिसकी क्षमता है यही ना।
अब इन दोनों के कारण इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लीजिए, दोनों को क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए, वही क्या होगा, नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। खत्म, गेम खत्म। आइए पहले किसके कारण निकालते हैं, पी कॉस थीटा के कारण। तो लिखेंगे पी कॉस थीटा के कारण बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र, ये ना, या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलो या वैद्युत क्षेत्र, उसको बोल देते हैं E1। कितना बोल रहे हैं, E1। E1 की वैल्यू कितना होगा, हाँ भाई छोड़िए, इसके कारण ये बिंदु कौन सी स्थिति में, इसके बिंदु कौन सी स्थिति में, इस ध्रुव के अक्षीय स्थिति में। तो अक्षीय वाला फार्मूला लगा दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना हो जाएगा, अक्षीय वाला फार्मूला कितना होता है, 2p। 2p, p मतलब उसकी द्विध्रुव की क्षमता। इस द्विध्रुव की क्षमता कितनी है, थोड़ा ध्यान से बताइएगा, इस द्विध्रुव की क्षमता कितनी है भाई, p नहीं है, p cos थीटा है। तो हम क्या लिखेंगे, p की जगह कितना रहेगा, p cos थीटा। अब बट्टा rq, rq मतलब कितना दूरी पे है, उससे दूरी का rq मतलब इतना दूरी पे है, तो r का q कर देंगे, पहले कारण हो गया। अब इसकी दिशा किधर होगी भाई, वैद्युत क्षेत्र जो पहला वाला द्विध्रुव बनाया उसकी दिशा मान लेते हैं भाई, इसकी द्विध्रुव की दिशा इधर है, तो मान लेते हैं इसकी दिशा जो वैद्युत क्षेत्र की होगी किधर होगी, इधर होगी, लंबवत बाहर की तरफ। ये कितना होगा, E1। कितना होगा, E1। समझ में आया, हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आया भाई, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा लंबवत बाहर होगी, तो E1 तो गया, खत्म तो हो गया, ठीक है ना। अच्छा दूसरा वाला ध्यान देते हैं, अब किसके कारण दूसरा वाला द्विध्रुव बचा, कौन सा, P sin थीटा, ये ना, तो P sin थीटा के कारण, ठीक है ना, किस पे, बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र, यही ना। देखिए कितना होगा, इसको E2 बोल रहे हैं, E2 की वैल्यू कितना होगा, तो भैया इस ठीक sin थीटा वाले के देखेंगे द्विध्रुव को, या वैद्युत द्विध्रुव की जो क्षमता है, तो उसके ये बिंदु कौन सी स्थिति में है, तो भैया ये बिंदु कौन से, निरक्षीय स्थिति में है। और निरक्षीय स्थिति में तो उसकी उस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p अपान r क्यूब। दूरी तो कितना है, r है, तो कितना हो जाएगा, r क्यूब पर p मतलब उस द्विध्रुव की क्षमता, इस द्विध्रुव की क्षमता कितनी है, p sin थीटा। हम कितना लिखने वाले हैं, p sin थीटा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। अब इसकी दिशा देखें तो किधर होगी, भैया वैद्युत द्विध्रुव की दिशा किधर है, इधर। इस पॉइंट पे वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी किधर होगी, इधर, यानी कि ये कितना रहने वाला है, E2 की दिशा इधर, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अब E1 के कारण निकल गया, E2 भी निकल गया, और दोनों का क्या करना है, हमको जोड़ना है, वही क्या होगा वहां पे, नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लिखेंगे अब बिंदु ए पर नेट वैद्युत क्षेत्र, यही ना, अरे ये तो निकालना है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, जो कि कितना होने वाला है, नेट वैद्युत क्षेत्र E जो होगा, E उसका जो भी E आएगा, सदिश आएगा, दोनों वैद्युत क्षेत्र के सदिशों की योग के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। अरे E1 और E2 के योग के क्या होगा, सदिश योग के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि सदिश ही है, दोनों को जोड़ना है। अब वहां पर देखिएगा थोड़ा ध्यान से, E1 और E2 को कैसे जोड़ेंगे, तो बोलेंगे सर E1 E2 को जोड़ने का फॉर्मूला होता है, सदिश जोड़ करना है तो कितना, रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है, R इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर इसमें देखें तो एंगल पता है क्या, E1 E2 के बीच का, हाँ जी, E1 के बीच का एंगल और E2 के बीच का कोण कितना बनेगा, 90 बनेगा। जब एंगल पता है तो फॉर्मूला ही लगा देंगे अपना, कहेंगे कौन सा फॉर्मूला सर, आइए इधर देखते हैं। देखिए रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हो जाएगा E इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है ना, यहाँ लिखता हूँ नीचे थोड़ा सा कट कर रहा है, E इक्वल टू अंडर रूट कौन सा भैया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, E1 कौन सा, E1 का होल स्क्वायर प्लस E2 का, अरे समझ रहे हैं ना, ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर, ए मतलब पहला प्लस तीसरा, बी मतलब दूसरा वाला जिसको जोड़ना है। तो E1 है पहला, दूसरा कौन है, E2 है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कितना होता है, cos थीटा। थीटा का मान कितना है यहाँ पे 90, तो 90 cos 90 अंश का मान कितना होता है, हाँ जी बिल्कुल सही पकड़े, cos 90 अंश का मान कितना होता है, 0। कितना, 0। तो 0 हो गया, तो इन सबको गुणा करेंगे तो वैल्यू पूरा हो जाएगा कितना, 0। यानी कि नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होने वाली है उसमें तो कितना होगी, अंडर रूट E1 का होल स्क्वायर प्लस E2 के होल स्क्वायर के बराबर होगी, ठीक है ना। हाई वैल्यू इधर वाला क्या हो गया, 0। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है भाई, वैल्यू रख दीजिए उठा के, ठीक है ना। कितना क्लियर हुआ, बहुत अच्छे, वेरी गुड। आगे देखते हैं, और चूंकि नीचे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उसको लाइट करता हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसको मैं पहले इरेज करता हूँ ऊपर से, आई इसको तो मैंने मिटा दिया, E1 E2 का वैल्यू नहीं रहता। कितना आया था E1 का वैल्यू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना था, ये कितना था, 2p cos थीटा, ठीक है ना, अपन कितना था, r क्यूब, ठीक है। अब वैल्यू रख देते हैं, उसके बाद इसको मिटाते हैं, ठीक है।
क्योंकि E1 और E2 का वैल्यू रखना है ना, E1 का मान यहाँ है और E2 का मान कहाँ है, यहाँ पे है, दोनों वैल्यू रखेंगे वहां पे। आइए रखते हैं। तो देखिए नेट जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वहां पे E वो होने वाली है, ठीक है, अंडर रूट E1 का होल स्क्वायर। E1 का वैल्यू कहाँ है भाई, E1 ये तो रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2p cos थीटा अपॉन r क्यूब। वेरी गुड, ठीक है सर। इसके स्क्वायर भी तो करना है, हाँ जी, स्क्वायर E1 का स्क्वायर हो गया प्लस E2 का वैल्यू कितना है, अब इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है ना। हाँ ठीक है, E2 का वैल्यू कितना था, तो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना था p sin थीटा अपॉन नीचे कितना था r क्यूब, और इसका भी क्या करना था भैया, होल स्क्वायर। हाँ जी सर, इसको स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर तो करेंगे। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्लियर है, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा नीचे तक जाएगा इसलिए मैं मिटा देता हूँ इसको। ओके 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 ओके, वेरी गुड जी सर, इतना समझ में आया। इसके आगे का कैलकुलेशन क्या है देखिएगा, इक्वल टू हो जाएगा, इस दोनों में अगर ध्यान से देखेंगे तो कुछ कॉमन चीजें दिख रही हैं, उनको हमको क्या करना है, कॉमन ले लेना है। कॉमन में क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसमें देखेंगे तो p है, सेम r क्यूब भी है, इसमें भी देखेंगे तो p है, इसमें भी r क्यूब है, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपन r क्यूब जो होगा दोनों में से कॉमन हो जाएगा, और साथ साथ में दोनों का स्क्वायर भी कॉमन होगा, तो उस स्क्वायर के साथ इसका रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचा हुआ वैल्यू उसको मैं साइड में लिखता हूँ और जो कॉमन लेंगे उसको एक साइड लिखता हूँ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p अपॉन r क्यूब कॉमन हो गया, और जो बचा हुआ वैल्यू है वो कितना है, तो देखिए यहाँ बचा कितना, यहाँ पे बचा है 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे बचा है कितना, sin थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं और थोड़ा सा कैलकुलेशन आगे बढ़ाते हैं, देखिएगा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p अपॉन r क्यूब। इसको थोड़ा सा मैं इसको स्क्वायर हटाता हूँ यहाँ से, तो स्क्वायर इस पे भी आएगा तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और cos स्क्वायर कितना हो जाएगा थीटा, और प्लस ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो हमको मिलेगा 4 cos स्क्वायर थीटा है और प्लस sin स्क्वायर थीटा है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक cos स्क्वायर थीटा इसमें से निकाल के साइड कर देते हैं, तो बचा कितना 3 cos स्क्वायर थीटा, और एक cos स्क्वायर थीटा अगर इसके साथ आ जाएगा तो हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, वो दोनों मिलकर कितना हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो बचेगा वैल्यू क्या, तो बचेगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p अपॉन r क्यूब, और ये रूट में बचेगा, याद रखिएगा यहाँ पे 3 cos स्क्वायर थीटा और प्लस इसका वैल्यू कितना हो गया 1। तो ये जो फार्मूला आया है, ये फार्मूला है किसका, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो ये वाला जो होगा फार्मूला हमारा मेन फार्मूला होने वाला है, ठीक है। अगर इसमें ध्यान से देखें अगर हम, तो अगर इस जो ए बिंदु जो रहता है एन, ये वो कहाँ पे होता है, इस वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में। तो अक्षीय स्थिति में होगा तो एंगल कितना होगा 0, और एंगल 0 होगा तो यहाँ पे cos 0, और cos 0 अंश का मान कितना होता है भैया, cos 0 अंश का मान होता है, याद रखिएगा 1, cos 0 अंश का मान कितना होता है 1, और cos 1 रहेगा तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और 3 यहाँ बचा, और 3 के साथ 1 का गुणा होगा तो 3, और 1 जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 4, और 4 को रूट से बाहर निकालेंगे कितना होगा 2, ये ना 2 का गुणा होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन और 2p अपन r क्यूब, जो कि अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का फॉर्मूला आया था, सेम था, ठीक है। अगर सोचिए एंगल कितना हो जाता 90 कब होगा, जब भाई बिंदु कहाँ हो जाएगा, इस वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में, तो एंगल कितना बनेगा 90। अगर cos 90 रखेंगे तो cos 90 अंश का मान कितना होता है 0, 0 होगा तो ये वाला वैल्यू पूरा कितना हो जाएगा 0, और ये 0 हो गया तो बचा कितना 1 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 का इसमें गुणा करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p अपॉन r क्यूब रहेगा, जो कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का फॉर्मूला। क्लियर है, तो मेन फॉर्मूला हमारा यही रहने वाला है, याद रखिएगा, सबसे मेन फॉर्मूला है। तो आज का हमारा लेक्चर रहा वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना, 3 कंडीशन में कंप्लीट हो चुका है। अगला जो लेक्चर होगा उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।